बारे में जानेंगे कि ये कौन थी। तो जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आता है, ठीक है, मिड 17th सेंचुरी में, तो विमेन सोचने लगती है, समझने लगती है कि ये जो इगैलिटेरियन सोसाइटी है या इगैलिटेरिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, समाज में एक तरीके से समानता की, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो उन पे क्यों नहीं अप्लाई होता। मतलब हम उस टाइम पे अच्छा खासा हम देखने को राइटिंग्स मिलते हैं कि समाज में बराबरी की, समानता की बात की जा रही थी, बट लेकिन विमेन का रोल कहाँ था, विमेन की बराबरी की बात क्यों नहीं की जा रही थी। मतलब कैपिटलिज्म वर्सेस लेबर क्लास वाला तो काम चल ही रहा था ना इस टाइम पे, जब कैपिटलिज्म शुरू होता है कि भाई कैपिटलिज्म और जो कैपिटलिस्ट है या जो लेबर क्लास, उसके बीच में डिफरेंसेस को कम करना है, समानता लाना है, या ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी। तो इस ह्यूमन राइट्स में या इस समानता में औरतों के बारे में बात क्यों नहीं किया जा रहा है। ये लिबरल फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट जो थी उनके विचारधारा में ये हमें देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन करती हैं कि हमारी बात क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, जो लिबरल फेमिनिस्ट होती हैं वो बिलीव करती हैं कि ह्यूमन बींग्स, इंसान जो होता है, ह्यूमन जो होते हैं, वो रैशनल एजेंट है, सोच समझ के तर्क वितर्क करके काम करते हैं। इसीलिए जो सब ऑर्डिनेशन औरतों का जो हमने निचला एक तबका उनको दिया हुआ या पुरुषों से कम समझते हैं, नहीं होना चाहिए, जो कि ट्रेडिशनल बिलीव्स या कुछ कुछ लीगल ऐसे, मतलब कई सारे लॉज भी ऐसे थे जो मेन को ज़्यादा बेनिफिट देते थे कि वह, मतलब एक तो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ जो बहुत पुराने विचारधाराएं थी उनकी वजह से, और कुछ लीगल भी वुमेन को कहीं ना कहीं समझते थे कि कुछ टास्क करने के लिए वो केपेबल नहीं है, या कुछ कार्य ऐसे हैं जो औरतें नहीं कर सकती। ठीक है, और वहीं पे अगर हम आदमियों की बात करें तो उनकी एबिलिटी जो थी वो वुमेन की एबिलिटी से मतलब बेटर तौर पे देखी जाती थी। ठीक है, इसीलिए लिबरल फेमिनिस्ट, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो इनकी थिंकिंग थी, ये बिलीव करती थी कि मेन और वुमेन जो है उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पे एकदम एकदम कहा जा रहा है कि इक्वल राइट्स, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। जिनको भी गलत फहमी है कि फेमिनिज्म में ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे इक्वल राइट्स की बात की जा रही है। एंड वो ये भी बोलते हैं जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इस तरीके के रिफॉर्म्स, ऐसे बदलाव लाए जो औरतों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जो मेन के बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ऐसे बहुत सारे जॉब हैं, आप देखेंगे कि अभी कुछ टाइम पहले के लॉज उठा के देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी जॉब ऐसे थी कि सिर्फ उसमें मेन ही अप्लाई कर सकते थे, विमेन अप्लाई नहीं कर सकती थी। अब इसमें बहुत सारा डिबेट हो सकता है कि विमेन नेचुरली उतनी फिजिकली पावरफुल नहीं होती, और इसमें वैसे बहुत सारी डिबेट है जिसमें मैं अभी नहीं पढ़ना चाहती। बट ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई पर्सन की पर्टिकुलर जेंडर का है तो वो एक काम नहीं कर सकता। ठीक है, और हम 19th सेंचुरी के अराउंड देखते हैं कि जो लिबरल फेमिनिस्ट होती हैं वो प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट, वोट देने का राइट, ये सब चीज़ें की मांग करती हैं। जो कि वोट देने का राइट होता है उनको 1920 में मिल जाता है। देखिए कितना लेट मिला, मतलब मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि हमारे इंडिया में हम 1947 में आज़ाद होते हैं, और हमारे उस टाइम के जो भी लीडर्स होते हैं उन्होंने कितना सोच के दोनों को साथ में राइट दिया। और वही हम देखते हैं कि यूएस जैसी बड़ी कंट्री जो कि इतनी लिबरल है, जितनी ओपन माइंडेड है, वहाँ पे 1920s में काफ़ी लड़ाई के बाद जाके उनको वोटिंग का राइट मिलता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लॉज भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे कानून भी होते हैं वहाँ पे जो मेन को ज़्यादा राइट देते हैं। उसके लिए भी वो लोग मूवमेंट, प्रोटेस्ट जो फेमिनिस्ट होती हैं वो करती हैं। सो अब हम कुछ लिबरल फेमिनिस्ट हैं उनको एनालाइज करेंगे, और इसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं। तो ये एक लिबरल फेमिनिस्ट हैं, एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, और इन अ जॉन स्टुअर्ट मिल्स सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, एक और बुक है जॉन स्टुअर्ट की, तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो वहाँ पे वो वुमेन की जो कंसर्न है या जो उनका स्टेटस है जो खराब होता जा रहा है, स्पेशली इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के से संबंधित होता है उस टाइम पे या उस फेज़ में, उसके बारे में बात करती हैं। बेसिकली ये फोकस ये करती हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए। मतलब
जैसे कि पढ़ाई का जो सिनेरियो है होता है या जो शिक्षा होता है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल तरीके से एजुकेशन दिया जाए कि जो लड़कियां भी हैं, जो औरतें भी हैं, वो अपना जो राशनल तर्क वितर्क करने का जो कैपेबिलिटी है उसको पुरुषों के बराबर या लड़कों के बराबर डेवलप कर सके। ठीक है, मतलब एक समान शिक्षा दी जाए दोनों जेंडर्स को, इसमें बात की जाती है। हम अगर फिलोसफर्स की मॉडर्न की बात करें, ह्यूम हो गए, कांट हो गए, इन लोगों की बात करें, जितने भी आप पढ़ते हैं, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं या कोई मॉडर्न डे, वो लोग डाउट करते हैं कि विमेन जो है वो रैशनली उतनी सही नहीं है या उनका जो तर्क वितर्क करने की शक्ति है वो सही नहीं है। इसी को क्वेश्चन करते हुए मैरी आर्ग्यू करती हैं कि विमेन भी इक्वली रैशनल तर्क वितर्क वाली होती है, पुरुषों के बराबर होती हैं, उन्हीं की तरह तर्क वितर्क कर सकती है। जस्ट बिकॉज कि कोई दूसरे जेंडर का है, उसकी तर्क वितर्क की शक्ति पे क्वेश्चन करना इज लाइक, यही पॉइंट मुझे भी पर्सनल लेवल पे जो ये रैशनल थिंकर्स हैं या मॉडल थिंकर्स हैं इनका बुरा लगता है, बिकॉज इनके राइटिंग में वुमेन के बारे में बहुत अच्छी बातें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और आप एज अ मैन इस तरीके से वुमेन की बारे में बात कर रहे हो, वो सही नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट फिर भी बात वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना इसलिए सामने रखती हैं और कहती हैं कि जो वुमेन हैं उनको हमेशा घर के अंदर ही रखा गया, ना उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया गया, वो एजुकेशन चाहती भी थी तो। और उसके बाद पॉलिटिकली भी अगर हम देखा जाए और इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो वुमेन जो थी वो मेन के मतलब निचले तबके पे ही थी, ना उनको उसमें इंडिपेंडेंस दिया जाता था, ना ही वो कमाने का उनको अधिकार था, ना पॉलिटिकली वो कुछ कह सकती थी। ये सब रीज़न था कि उन लोगों का विचारधारा या उनका जो तर्क वितर्क करने की शक्ति है वो सामने नहीं आ पाई या लोग जान नहीं पाए। और अगर विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है तो वो भी माइंड से, बॉडी से और पूरी तर्क वितर्क करने वाली है, और वो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली भी है। मतलब विमेन भी इक्वल हो सकती है मेन की, बेसिकली ये बात कहती हैं। सो हम दो और थिंकर्स और राइटर को देखने जा रहे हैं, एक है हैरियट टायलर एंड एक जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जो लिबरल फेमिनिस्ट इन 19th सेंचुरी थी एज हैरियट टायलर एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, एक को ऑथर्ड करते हैं, मतलब एक बुक को साथ में लिखते हैं, जिस बुक का नाम था अर्ली एसे ऑन मैरिज एंड डिवोर्स, जो कि 1932 में छपता है या बाहर आता है। और जो है टाइलर है, उन्होंने दूसरी बुक लिखी थी इन फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन, जो कि 1951 में आता है। एंड मिल ने एक और बुक लिखी जिसका नाम था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन 1869 में आता है। ठीक है, तो ये इन एसेस की अगर हम बात कर ले तो ये ज़्यादातर फोकस जो इस एसेस का होता है वो मैरिज एंड डिवोर्स पे होता है, विवाह और तलाक पे होता है। तो यहाँ पे टायलर बात करती हैं कि जो वुमेन हैं उनको कम बच्चे पैदा करना चाहिए, बिकॉज अगर मान लीजिए कि डिवोर्स होता है उनके बीच में तो अकेले ही वुमेन को, औरत को बच्चों को देखना पड़ेगा। वहीं पे अगर जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो वो बोलते हैं कि जो डिवोर्स होता है मेन एंड वुमेन में, उन उसमें आदमी और औरत दोनों का रोल प्ले करना होता है चिल्ड्रन की लाइफ में। मतलब अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं और उनका शादी हुआ, उनके बच्चे हुए और उसके बाद तलाक हो जाता है, तो बेसिकली देखिए अमेरिकन राइटर्स है तो वो अमेरिका की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर तलाक हो जाता है तो बच्चे के जीवन में जो माता पिता का रोल है वो दोनों का होना चाहिए, दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है। देखिए यहाँ पे एक और ये बात टाइलर और मिल दोनों कहते हैं कि जो जेंडर जस्टिस है या जो समाज में जेंडर संबंधित जो जस्टिस आती है उसको अगर हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर दोनों को दे, एक जैसा एजुकेशन दे, तो जेंडर में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, जस्टिस अपने आप हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मान लीजिए दोनों को हम समाज में इक्वली ट्रीट करने लगे, औरत और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो, एक तरीके का एजुकेशन हो, एक तरीके की इकोनॉमी सिस्टम में हो, एक तरीके का पॉलिटिकल राइट्स हो, तो फिर इश्यूज अपने आप ही कम होने लगेंगे। और यहाँ पे एक और टायलर बात कहते हैं कि जो हस्बैंड है वो जो विमेन की इक्वल या विमेन जो है हस्बैंड की इक्वल तभी होगी जब ये विमेन है या जो औरत है वो घर से बाहर जाके काम करे, और वो भी एक तरीके से मतलब कंट्रीब्यूशन दे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि
दोनों को इक्वल तभी होंगे जब औरत भी बाहर काम करेगी और जो पुरुष है वो भी बाहर काम करेगा, यानी दोनों जो धन है अर्जित अर्जित करें और अपने फैमिली में कंट्रीब्यूशन दें। और एक और यहाँ पे वो कमेंट आता है कि इस टाइप की औरत को बच्चे के देखभाल के लिए और घर के काम के लिए पूरी आर्मी चाहिए सर्वेंट्स की। जिस बात के लिए इन लोगों को क्रिटिसाइज किया गया, बेसिकली टायलर को क्रिटिसाइज किया गया कि आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप प्रिविलेज क्लास ऑफ वुमेन की एक तरीके से क्रिटिक कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप रिच हैं, काफ़ी रिच है, तो जो रिच वुमेन होती हैं उनके पास ऐसे बहुत सारे सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, हाउस हेल्प होते हैं। तो इनको मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उन्हीं के बारे में बात करें तो उसके लिए क्रिटिसाइज होते हैं। उसके बाद जो अगर हम टायलर और मिल की बात करें, दोनों ने बहुत ज़्यादा बोला कि विमेन को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, जो कि वो समाज में बदलाव लाने का अधिकार उनके पास भी। देखिए वोट एक आपको अपने आप में पता है कि बहुत बड़ा अधिकार होता है, जो आप चूज कर सकते हैं कि कौन पर्सन आपको रिप्रेजेंट करेगा, कौन आपकी सोसाइटी में एक तरीके सच में बदलाव लाता है। वोटिंग के पावर को कभी भी वो नहीं समझना चाहिए। तो वोटिंग का पावर के लिए दोनों बात करते हैं कि औरतों को मिलना चाहिए। और ये भी बात बोलते हैं कि विमेन जो है उनको जो सोसाइटी अपने फैमिली का जो सिचुएशन है उससे निकल के जो बड़ी सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, वोट देना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन एक और चीज वो बिलीव करते हैं कि जो विमेन है वो मतलब फ्री विमेन भी अपनी फैमिली और चिल्ड्रन के बड़े करने में या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, जब भी मेल बात करते हैं तो थोड़ा पर्सपेक्टिव मदरली जो लव होता है उसकी तरफ ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मेन बात करते हैं तो एक फियर भी झलकता है कि विमेन कहाँ तक फ्री हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन की बात करें, जो कि नाव है नाम इसका इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो ये एक लिबरल फेमिनिस्ट का ग्रुप्स होता है और इस टाइप का होता है, जहाँ पे बात की जाती है कि विमेन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो इक्वल होना चाहिए, सेक्सुअल फ्रीडम होना चाहिए, मतलब अपनी चॉइस होनी चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, जो भी राइट्स एक ह्यूमन को मिलते हैं वो सारी राइट्स होने चाहिए। एंड बहुत सारे विमेन लिबरेशन मतलब औरतों की आज़ादी के मूवमेंट आंदोलन चलते हैं 1960s के टाइम। और बहुत सारी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हमें इस टाइम पे देखने की मिलती हैं, जो हमें एक्सप्लेन करती हैं कि औरतों को क्यों समाज में पुरुषों से कम समझा जाता है। और कहीं ना कहीं ये फेस जो होता है वो औरतों की पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है या समाज में उनका वो करता है। और इसीलिए 1960s में हमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव फॉर वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। और जो जेंडर जस्टिस मतलब जो समाज में जेंडर से संबंधित जस्टिस होता है उसको पाने के लिए बनाया जाता है। और इसमें ये भी बात की जाती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन मेन एंड वेमेन। बेसिकली जो समाज में जो भी संसाधन है या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो इक्वली मेन और वेमेन के बीच में बटे, ठीक है। बेटी फेरिडन जो है वो बुक लिखती हैं द फेमिनिन मिस्टिक। बड़ा ही अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगी, पर ये बुक अच्छी तरीके से लिखी गई है, बात को अच्छे तरीके से इन्होंने कहने की कोशिश की। ठीक ठाक बुक है, अगर कभी समय मिले तो जरूर देखिएगा। लेकिन ये ऐसी बुक है जिसपे बहुत डिबेट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगते हैं, तो अगर मन किया तो कभी देख लीजिएगा, अच्छी बुक है। और वो नाव की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनती हैं 1966 में। बेसिकली बेटी क्या बात करती हैं कि वो बात करती हैं कि किस तरीके से जो हमारे सेक्स रोल है वो डिफरेंट है, किस तरीके से समाज में औरतों को और आदमियों को, पुरुषों को या लड़के या लड़की को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि पैदा होते ही लड़कियां पिंक पहनेंगी, लड़के ब्लू पहनेंगे, लड़के गन से खेलेंगे, लड़कियां किचन सेट से खेलेंगी, लड़के डॉक्टर बनने के सपने देखेंगे और लड़कियां टीचर बन सकती हैं। तो इस टाइप के जो रोल्स हैं वो बचपन से ही आपको एक तरीके से बता दिए जाते हैं कि भाई ये आपके रोल से ये आपको करने हैं और इस तरीके से करने हैं। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हैं। एक और चीज़ हम नोटिस करें तो जो बेटी हैं वो बेसिकली वाइट मिडिल क्लास एजुकेटेड यूएस वुमेन की बात करती हैं, उनके कंसर्न्स के बारे में बात करती हैं। ऑफ कोर्स उसी की पार्ट होती है तो उसी की बात करते हैं हम, जनरली जिसके पार्ट होते हैं। एंड ये बात करती हैं जो यूएस के सबअर्ब्स में औरतें रहती हैं, वो अपने ट्रेडिशनल जो उनके रोल्स हैं, मतलब जो भी
नॉर्मल रूटीन होते हैं एक मदर के, एक वाइफ के, उससे अनसेटिस्फाई है, मतलब वो खुश नहीं है। उसके बाद ये भी बात कहती हैं कि जो विमेन है उसको पब्लिक स्फेयर में, मतलब पब्लिकली आके इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, और मेन को और बच्चों को घर के काम में, मतलब कहने का तात्पर्य है यहाँ पे रिवर्स रोल की बात कर रही हैं। वो रिवर्स रोल क्या होता है? अब मान लीजिए कि औरतों के साथ बच्चों को पैदा करना, बच्चों की देखभाल करना, घर के काम, ये सब कनेक्टेड है, ये रोल है उनको प्ले करना है। मेन के साथ बाहर का काम, पब्लिक चीज़ों को देखना, इन सब की बात। तो यहाँ पे रिवर्स रोल की बात कर रही है कि आदमी थोड़ी औरतों को अभी जीवन देखे और औरतों को भी आदमी का जीवन देखने को मिले। इससे ये कह रही है कि वो फुल ह्यूमन पर्सन बन पाएंगी, जो वुमेन है वो भी फील कर पाएंगी फ्रीडम वगैरह। उसके बाद वो अगर अपने मदर और वाइफ के रोल से निकल के वर्क फोर्स में यानी काम करने आती हैं तो वो अच्छा फील करेंगी और वो भी समझ पाएंगी चीज़ों को। लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन इसके लिए उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि कहा गया कि जब औरत घर पे और बाहर काम करेगी, समाज में तो वो बदलाव लाएगा, लेकिन वो औरतों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, एक घर भी संभालना है, बाहर भी देखना है, ठीक है। अगर हम लिबरल फेमिनिस्ट की बात करें तो वो स्टेट इंटरवेंशन बहुत कम चाहती है प्राइवेट लाइफ में, ठीक है, प्राइवेट स्पेयर में, प्राइवेट लाइफ में, बट वो चाहती हैं कि जो स्टेट का मतलब बेसिकली दखल अंदाजी वो पब्लिक स्फेयर में हो, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी राइट्स दिलाना हो, वोटिंग राइट्स दिलाना हो, या फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हम अभी की यानी लिबरल, जो कंटेम्प्रेरी फेज की लिबरल फेमिनिस्ट हैं या जिनको वेलफेयर लिबरल्स कहते हैं, वो बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनका जो इंटरवेंशन है वो इकोनॉमी में होना चाहिए, स्पेशली किस लिए कि लीगल एड देना फैमिलीज को, ठीक है, या लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोवाइड करना, इस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए। और जो लिबरल फेमिनिस्ट है वो ये भी बिलीव करती हैं कि एक एंड्रोगाइनी होना चाहिए समाज में, ठीक है, उसी से ह्यूमन पोटेंशियल पूरा डेवलप हो पाएगा। और एंड्रोगाइनी क्या है? बेसिकली ये दो शब्दों से मिल के बना है। एंड्रो मतलब पुरुष होता है और गाइनी मतलब औरत होता है, दोनों का मिक्सचर। यहाँ पे कहना क्या चाहती हैं, ह्यूमन पोटेंशियल को आप समझ लीजिए कि जो भी इंसान जो है वो पूरी तरीके से अपना जो विकसित स्वरूप है वो बन पाएगा और उसको इस्तेमाल कर पाएगा अपने पोटेंशियल को। तो बेसिकली एंड्रोगैनियस गाइनियस सोसाइटी क्या होती है, जिसमें मेन और वुमेन जो है उनकी जो फिजियोलॉजिकल मतलब मेल और फीमेल तो अलग है ना, फिजिक्स वाइज मतलब सॉरी फिजिकली अलग है ना, फिजिक्स वाइज नहीं, फिजिकली अलग है ना। तो बट जरूरी नहीं है कि वो जो मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज़ है जो ट्रेडिशनली उनको दी गई हैं वो दिखाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए विमेन का रोल समाज में शुरुआत से हम देखते हैं कि भाई आपको खाना बनाना है, घर में रहना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों को देखना है, और मेन का काम बाहर काम करना है। क्यों ना हम इन सब जो ट्रेडिशनल रोल्स हमें दिए गए हैं, या वेमेन को इस तरीके से बिहेव करना है, मेन को इस तरीके से, मेन रो नहीं सकता, वेमेन ज़्यादा रोती, इस टाइप की चीज़ों को हटा के, इन क्वालिटीज़ को हटा के, दोनों एक इस टाइप की पर्सनालिटी, एक ह्यूमन वाली, एक नॉर्मल ह्यूमन वाली, जहाँ पे इस टाइप के डिफरेंट मतलब रोल्स या डिफरेंट टाइप के स्टिग्मा ना अटैच हो, ऐसा समाज बनाए जहाँ पे दोनों इक्वल हो, जहाँ मेन चाहे तो रो सकता है, मेन चाहे तो नेल पॉलिश लगा सकता है, वेमेन चाहे तो आदमी जैसे कपड़े पहन सकती है, आदमी जैसे काम कर सकती है, वेमेन चाहे तो ट्रक चला सकती है, जो कि वेमेन को कहा जाता है कि नहीं कर सकती। ऐसे बेसिकली ऐसे समाज की बात जहाँ पे दोनों कुछ भी कर सके जो चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, as a men and women will be given equal opportunities to develop their potential. They will not be defined in terms of traditional psychological traits associated with men as a logical, independent, aggressive, courageous, insensitive and emotionally inexpressive, and women as a dependent, compassionate, emotional women, ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने अपने ऊपर बात की कि देखिए समाज में जिस तरीके से हमें बड़ा किया जाता है, जिस तरीके से समाज हमको ट्रीट करती है अलग तरीके से औरतों को और पुरुषों को, वो अगर हम हटा दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इस तरीके के समाज में ट्रेड्स ना दिया जाए। जैसे अब आदमियों से क्या संबंधित है कि भाई आदमी बहुत लॉजिकल होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, काम करते हैं, गुस्सैल होते हैं, बहुत उनके अंदर करेज होता है, इनसेंसिटिव होते हैं, इमोशन नहीं दिखाते। अपना इमोशन दिखा दिए तो फिर आप पुरुष नहीं हैं, आप रो नहीं सकते, लड़के नहीं रोते, ठीक है, लड़कियां रोती हैं, ऐसा समाज में बताया गया। और वुमेन से क्या बिलीव किया जाता है कि वो डिपेंडेंट है, उनको कोई चाहिए। मूवीज में देखा है हीरो हमेशा हीरोइन को प्रोटेक्ट करने आता है बिकॉज हीरोइन तो कर ही नहीं सकती,
लगती, सबको प्यार देती है, ममता छलकाती, इतने सारे शो हैं जिसमें ममता छलकाती हुई दिखाई जाती है, इमोशनल है, हर बात पे रो देती है। इन सब चीज़ों को हम अलग करके एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल सोसाइटी बनाए जहाँ पे इस तरीके के ट्रेड लगा के ना देखे, दोनों को इक्वली वो करे, तो अपने आप समाज थोड़ा बेटर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कहने की मतलब कहना ये चाह रही हैं लेखिका हमारी। ठीक है,